हाँ जी, आ गए। चलिए आ गए हैं तो अब हमने स्टडी को हम शुरू करते हैं। फिलहाल आज का ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक इंपॉर्टेंट चैप्टर पर डिस्कस करने वाले हैं, जो है क्लास 12 केमिस्ट्री का 4th चैप्टर डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो है। आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे उन सभी को हम सॉल्व यहाँ पे कराएंगे। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हम केवल उन्हीं प्रश्नों को आज के इस वीडियो में जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए गए हैं और पूछने के चांसेस है 2025 के बोर्ड एग्जाम में। क्यों हम केवल बस इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं? क्योंकि समय हमारे पास कम है और हमें पढ़ना ज्यादा है, ठीक है ना। क्योंकि ये रिवीजन आपका चल रहा है वन शॉट का, तो हम एक एक करके आपको इसीलिए इंपॉर्टेंट केवल करा रहे हैं, जिससे सही समय पर हम अपनी पूरी तरीके से सिलेबस है उसका रिवीजन भी कर ले। चलिए जी, अब एक एक करके हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है हमारा डी तथा एफ ब्लॉक के चैप्टर एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर 4th है। चलिए एक एक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। देखिए, एक एक प्रश्न को हम ऐसे ही बताते हुए चलेंगे, आप समझते हुए चलिएगा। देखिए, कह रहा है कि संक्रमण तत्व क्या है, इसका लक्षण लिखिए। ये आपका लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है ना। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मतलब हमें इसको पूरी तरीके से विस्तार में बताना है, ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे संक्रमण तत्व, ठीक है ना। सबसे पहले आप हेडिंग क्या डालेंगे, संक्रमण तत्व। अब संक्रमण तत्व किसे कहते हैं उसको आपको एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे एक्सप्लेन, तो समझिए। सबसे पहली बात, जो यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है तथा इन्हें ही संक्रमण तत्वों के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये आवर्त सारणी के एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होता है, ठीक है जी। इतना हमने आपको पढ़ के सुना दिया। जिनको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया डरने की बात नहीं है, क्योंकि अभी हमने समझाना स्टार्ट नहीं किया है, केवल हमने पढ़कर आपको सुनाया है। अब मैं समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए जी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं विशेषकर कि यहाँ पे जो संक्रमण तत्व लिखा गया है, इसके जगह पर आपको यहाँ पे दे सकता है कि डी ब्लॉक के तत्व। यदि आपसे पूछ ले डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं, तो भी आप यही उत्तर लिखेंगे, ठीक है ना। इससे कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो आप समझिएगा, डी ब्लॉक का तत्व हम किसे कहते हैं। ये हमारा एक पीरियोडिक टेबल आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आवर्त सारणी दिखाई दे रहा है। इसमें मैं आपसे पूछूं कि कौन है इसमें डी ब्लॉक और कौन है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। 4 ही ना ब्लॉक होते हैं जी, आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। तो अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो देखिए, यहाँ पे जो देखिए ये बात आप इतना याद रखेंगे कि जो हमारे मतलब वर्गों की संख्या है ना टोटल आवर्तों में, वो 18 है, ठीक है ना। और श्रेणियां कितनी है, श्रेणियां 7 हैं, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखेंगे। तो अब एक एक करके समझते हैं। वर्ग 18 है, तो पहला वर्ग ये है। अगर मैं आपको एक्सप्लेन यहाँ पे करते हुए चलूँ तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, फिफ्थ के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, ठीक है जी। तो ये 18 तक आपको दिखाई दे रहा है ना। ये वर्ग 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, इस तरीके से है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ समझ रहे होंगे। तो समझिएगा, ये जो यहाँ से आप याद रखें, वर्ग संख्या 1 और 2 तक के जो तत्व होते हैं, तो ये जो तत्व आपको एक कलर से दिखाई दे रहा है, इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, एस ब्लॉक कहते हैं, ठीक है जी। अब वर्ग 13 से लेकर वर्ग 18 तक के जो तत्व हैं, मतलब ये जो पीले कलर से दिखाई दे रहा है, इसे हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसे हम पी ब्लॉक का तत्व कहते हैं, ठीक है जी। नीचे आपको ये जो 2 आपको श्रेणियां दिखाई दे रही हैं अलग कलर से, इसे हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं, ठीक है ना।
और वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के ये जो तत्व आपको बीच में दिखाई दे रहे हैं, इसे हम डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डी ब्लॉक तत्व कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पहली बात इतने आपको समझ में आ गई होंगी। और डी ब्लॉक के तत्वों को ही हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। तो समझिए, परिभाषा अगर आपसे कोई पूछ दे कि डी ब्लॉक तत्व किसे कहते हैं या कह दे संक्रमण तत्व किसे कहते हैं, तो आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि आवर्त सारणी में, देखिए समझे हुए हैं ना, तो आप कैसे भी कह सकते हैं, बट सिंपल सा आप कहेंगे कि आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक के सभी तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं या डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। कह सकते हैं कि नहीं? आप कह सकते हैं ना कि आवर्त सारणी में वर्ग संख्या 3 से वर्ग संख्या 12 तक के सभी तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। इतना कह देंगे। वही बात हमने यहां पे लिखा है कि आवर्त सारणी में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक के तत्वों को डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो किसे कहते हैं जी? डी ब्लॉक का तत्व कहते हैं। मैं आशा करता हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हमने लिखा है क्यों? क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। मतलब क्या है कि ये जो संक्रमण तत्व आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं ना, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। तो डी उपकोष, उपकोष कितने होते हैं? 4 उपकोष होते हैं, एस, पी, डी और एफ, 4 ही ना उपकोष होते हैं जी। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि एक कक्षक में 4 उपकोष होते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि जो डी ब्लॉक के जो ये सभी तत्व हैं, इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में प्रवेश करता है। और यहाँ पे एक और आगे लिख दिया गया है n-1। n-1 का मतलब क्या है कि जैसे ये नाभिक है, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा है, ये सपोज डेट ये तीसरी कक्षा है, ये वाला चौथा कक्षा है, मतलब ये वाली अंतिम कक्षा है। तो अंतिम कक्षा यहाँ पे n जो दिखाई दे रहा है इसी को अंतिम कक्षा कहते हैं। तो अंतिम कक्षा को n से प्रदर्शित करते हैं। और अंतिम कक्षा से पहले वाली एक और ये कक्षा होगी, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो इसी को हम कहते हैं n-1। समझ रहे हैं? मतलब अंतिम कक्षा से पहली वाली जो कक्षा होगी उसे n-1 कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि डी उपकोष का जो अंतिम कक्षा से पहली वाली कक्षा होगा उसमें प्रवेश करते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अभी ध्यान से आप समझेंगे तो समझ गए होंगे कि ये अंतिम कक्षा है। अंतिम कक्षा से पहली वाली जो कक्षा होगी उसी के डी उपकोष में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। किनके इलेक्ट्रॉन? तो डी ब्लॉक के जो ये सभी तत्व है ना, इनके इलेक्ट्रॉन। तो वही कहा जा रहा है क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है, n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है तथा इन्हें ही संक्रमण तत्वों के नाम से भी हम जानते हैं। संक्रमण तत्वों के नाम से हम इन्हें जानते हैं। किस नाम से? संक्रमण तत्वों के नाम से। अब क्यों हम जानते हैं? क्योंकि ये आवर्त सारणी के एस व तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं। मतलब इन्हें जो डी ब्लॉक का ये तत्व दिखाई दे रहा है इसे संक्रमण तत्व के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि ये जो है डी ब्लॉक का ये जो तत्व है ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में पाया जाता है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इतनी बात जो हमने बताया ये आप बोल देंगे। अच्छा, अब देखिए इसमें 4 श्रेणियां, जो संक्रमण तत्व है इसमें 4 श्रेणियां होती हैं। देखिए ये तो पहली हाइड्रोजन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये पहली श्रेणी हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, है ना जी। 7 यहाँ पे श्रेणियां आपको दिखाई दे रही। तो हम अगर देखें तो चौथे श्रेणी से चौथा ये श्रेणी है, पांचवा, छठा और सातवां। मतलब हम कह सकते हैं कि संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। एक हेडिंग यहाँ पे हमने लिखा है संक्रमण तत्वों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं पहली ये श्रेणी हमारी है, फर्स्ट ये वाला, सेकेंड ये वाला, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये वाला। मतलब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो हम यही लिख देंगे, क्या लिखेंगे जी?
कि संक्रमण तत्व 4 श्रेणियों में बांटा गया है। तो पहला हम क्या लिखेंगे जी, पहला लिखेंगे कि 4D श्रेणी, 4D श्रेणियां नहीं, श्रेणी हम लिखते हैं। फिर से दूसरा क्या हो जाएगा 5D श्रेणी, तीसरा है 6D श्रेणी और चौथा जो हमारा है वो है 7D श्रेणी। मतलब 4 श्रेणियों में बांटा गया है। ये डी क्यों लिखा, क्योंकि डी ब्लॉक की बात हो रही है, तो ठीक है ना। तो इसमें 4 श्रेणियां होती है, 4D श्रेणी, 5D, 6D, 7D श्रेणी। मतलब इस वाले को 4D श्रेणी कहते हैं, इस वाले को 5D, इस वाले को 6D, इस वाले को 7D, ये आप लिखना होगा। तो 5D श्रेणी में जो संक्रमण तत्व कहाँ से स्टार्ट होते हैं और कहाँ पे खत्म होते हैं, तो 4D श्रेणी में स्कैंडियम 21 से लेकर जिंक 30 तक होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि स्कैंडियम जो SC 21 से लेकर कहाँ तक ये होते हैं जी, तो जिंक 30 तक होते हैं, जिंक 30 तक ये होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद 5D श्रेणी में देखेंगे Y39 से लेकर CD 48 तक होता है, Y39 से लेकर CD 48 तक होते हैं। फिर से यहाँ पे आपका एक बात याद रखेंगे, ल्यूटीशियम से लेकर Hg तक, ठीक है ना। तो यहाँ पर ल्यूटीशियम से लेकर Hg तक ये आपके हो जाएंगे, ल्यूटीशियम से लेकर Hg तक, तो Lu ल्यूटीशियम 71 से लेकर Hg तक, Hg 80 तक। और फिर से Lr जो 7D श्रेणी है, Lr 103 से लेकर Lr 103 परमाणु क्रमांक है और Cn 112 तक। तो देखिए ये आपको लिखना होगा कि संक्रमण तत्व 4 श्रेणियों में बांटा गया है, 4D श्रेणी, 5D, 6D, 7D श्रेणी, ठीक है। और उसके बाद ये लिख देंगे 4D श्रेणी में कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन मतलब तत्व होते हैं। तो इस तरीके से आप दिखा देंगे। क्यों? क्योंकि आवर्त सारणी सभी स्टूडेंटों को तो याद नहीं है कि वहाँ पे आवर्त सारणी बनाएंगे। आवर्त सारणी बनाना कोई आवश्यक नहीं है, ठीक है ना। आवर्त सारणी बनाने का आवश्यकता नहीं है, बस इतना आप एक्सप्लेन कर देते हैं काफ़ी रहेगा। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए हैं। तो सबसे पहली बात, अभी जो हमने डिस्कस किया है ना, केवल अभी तक संक्रमण तत्वों के बारे में हमने एक्सप्लेन किया है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, इसको कितने श्रेणियों में बांटा गया है, ये हमने बता दिया। अब इसके बाद अब इसकी लक्षण हम जानेंगे, या कह सकते हैं विशेषता या गुण, तो उसको अब हम जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले ले लीजिए। चलिए जी, नेक्स्ट। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आता है कि संक्रमण तत्वों के लक्षण या गुण या विशेषता भी कह सकता है। तो यहाँ पे हमने 4 यहाँ पे इसके 5 गुण हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक एक करके हम समझ लेते हैं। पहला यहाँ पे गुण कह रहा है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 d, इसमें 1 से लेकर 10 तक, ns 1 से लेकर 2 तक होते हैं। मतलब सिंपल में ये बात कहा गया कि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1 d उपकोष में प्रवेश करते हैं, या इससे थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है कि ns में भी प्रवेश कर लें, ठीक है ना। और हम इतनी बात जानते हैं कि जो s होता है p, d और f, ये 4 उपकोष होते हैं। s में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, p में अधिक से अधिक 6, d में अधिक से अधिक 10 और f में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। ये सब हमने क्लास 11th में ही पढ़ लिया था। तो d में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो कहाँ से कहाँ तक, तो शुरुआती एक ही से न होगा, तो 1 से लेकर 10 तक भरे जा सकते हैं। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं अधिक से अधिक, तो एक ही से नहीं स्टार्ट होगा, 2 तक भरे जाएंगे। तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि इसका अभी एग्जाम्पल जब हम आगे आपको बताएंगे समझ में आएगा
कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है n-1 इंटू डी, ठीक है, 1 to 10 ns 1 to 2 होता है, ठीक है ना, ये आप याद रख लेंगे। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल से भी समझा दूं क्या? ठीक है, थोड़ा सा एक एग्जांपल भी मैं लेना चाहता हूं, लेकर अब मैं आपको समझा ही दूं। देखिए, स्कैंडियम ले लिए थे, स्कैंडियम 21 ही लेकर पहले मैं समझा देता हूं। स्कैंडियम 21 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो क्या होता है? पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ns2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब थोड़ा सा 21 है तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 6 18 2 20 और 20 और 1 21, तो यहाँ पे 1 होगा, ठीक है जी। तो अब देखिए हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनको नहीं आता वो एक बार लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखें ब्रदर सर, इतना लिख के सर्च करेंगे, वीडियो हमारी मिलेगी, वहां से आप इसको सीख सकते हैं ये हमने कैसे किया। तो देखिए स्कैंडियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है वो देखिए डी उपकोष में प्रवेश किया है 3d1। तो देखिए डी उपकोष में प्रवेश किया है ना, तो यही कहा जा रहा है कि इसका अधिकतम इलेक्ट्रॉन n-1 इंटू डी उपकोष में प्रवेश करेगा। तो 1 से लेकर 10 तक के बीच में कितने भी इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो देखिए 10 तक एक ही न है, 2 भी हो सकता है, ठीक है। जैसे स्कैंडियम के जगह पर अदर मान लेते हैं 22 होता तो एक इधर बढ़ जाता, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा दिया कि डी उपकोष में। अब मैं दोनों आपको दिखा दूं कि जिसमें डी और एस दोनों आ जाएं, तो उसके लिए हम क्या ले लेते हैं? उसके लिए एक और एग्जाम्पल जैसे हम कॉपर का ले लेते हैं। कॉपर का यदि हम लेते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कॉपर का 29 होता है 29, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 5s2 5s 3d10 4p6। अच्छा यहाँ तक हो ही गया है। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 और यहाँ पे 9 होगा। देख लीजिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो कॉपर का हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है तो 1s2 2s2 2p6 2 2 4 6 10 10 2 12 6 18 2 20 और 9 19 और 9 29 हो गया है। तो यहाँ पे ये 29 हुआ। तो इसका वास्तविक में देखेंगे तो देखिए यहाँ तक देखिए ये पहला हमारा कक्षक है 1s वाला, ये पहला कक्षक है, ये हमारा दूसरा कक्षक यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया 2 2 लिखा है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 वाला ये है और फिर से ये तीनों एक के अंदर आएंगे, उसके बाद ना ये चौथा वाला कक्षक स्टार्ट होगा। तो देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसी तरीके से करते हैं। तो अगर आप समझे होंगे तो देखिए ये तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक भरते हैं एस में, तो ये तो भर लिया है, इसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरने चाहिए। तो पहले तीसरा कक्षक पूरा भरेगा, उसके बाद ही ना चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उसीलिए इसमें से एक हम घटाकर इसमें एक बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसको 9 है तो इसको 10 कब होगा? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें एक आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका वास्तव में इलेक्ट्रॉन ये अपवाद श्रेणी में आता है, तो ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम सिंपल देखें तो अंतिम में क्या आया है? 3d10 आया है और फिर से 4s1 आया है, यही ना आया है जी। तो देखिए यहाँ पे n-1 मतलब अंतिम कक्षा S4 है, तो 4 में से 3 यहाँ पे आया है, तो 4 में से 1 घटाया है तभी ना आया जी। तो वही 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आएगा। तो अंतिम कक्षा में से 1 घटा दिया है तभी 3 आया है, 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा। तो वही 4d और d में देखिए 1 से लेकर 10 तक तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 मतलब ns 1 से लेकर 2 तक, तो n में देखिए 4 है, अब s 1 है। बात आप समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मुझे
मैंने तो हमेशा से कहते आ रहा हूँ, चलिए इसको बहुत टाइम बर्बाद इसमें जा रहा है, क्यों? क्योंकि सब ये क्लास 11th वाले टॉपिक है, इसको मैं फालतू का यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको सिंपल सी बात है भैया, याद कर लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, ठीक है ना। जिनको समझ में आ गया अच्छी बात है। संक्रमण धातु अति कठोर और कम वाष्पशील होते हैं, मतलब संक्रमण धातु होते हैं वो अति कठोर, बहुत ही कठोर होते हैं, और उनको अगर हम गर्म करेंगे ना तो वो वाष्प में परिवर्तित भी नहीं होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में परिवर्तित होंगे, या बहुत ही ताप बढ़ाएंगे तब। अगला कह रहे हैं इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। गलनांक का मतलब इसको अगर हम पिघलाने की कोशिश करेंगे तो जल्दी पिघलेगा नहीं, क्वथनांक मतलब इसको वाष्प करने की कोशिश करेंगे तो ये जल्दी वाष्पित नहीं होगा, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं इनका कर्णन एंथैल्पी भी उच्च होता है, जो भी कठोर चीज होता है ना उसका कर्णन एंथैल्पी भी ऊंची होता है। इसका आयनन ऊर्जा S व P ब्लॉक से क्या होता है, मध्य में होता है। मतलब जो आयनन ऊर्जा है ये S ब्लॉक और P ब्लॉक की जितने तत्व, मतलब सिंपल सी बात है, S ब्लॉक तत्वों के जितने भी इनका आयनन एंथैल्पी जो होगा और इसका जो P ब्लॉक का आयनन एंथैल्पी होगा, इन सभी से मध्य में होता है, बीच में होता है इनका आयनन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो ये आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब ये हमारा टॉपिक समाप्त हो रहा है। चलिए जी, देखिए बात ये है कि मैं इसको समझा पाऊंगा, बट ये है ना, अब जिनको देखिए बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर कर्णन एंथैल्पी क्या होता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन करेंगे कर्णन एंथैल्पी क्या होता है, आयनन ऊर्जा क्या होता है, गलनांक क्वथनांक क्या होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। तो भैया मैं कैसे बता पाऊंगा? अब इस पे बताने लगा तो सभी में 20-20 मिनट लगेंगे, तो 50 मिनट तो इसी में लग जाएंगे, आगे क्या हम पढ़ाएंगे। और ये सब क्लास 11th में हमने पढ़ाया हुआ है। क्लास 11th में तो जो जिनको नहीं समझ में आ रहा है ना, मैं दिल से कहूंगा कि वो भैया क्लास 11th में मौज मस्ती में अपना समय बर्बाद किए हैं, इसलिए उनको नहीं पता कि आयनन ऊर्जा क्या है, कर्णन एंथैल्पी क्या है, या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। नहीं तो उनको पता होगा। तो मैं माफी चाहता हूं आपसे कि मैं इस वीडियो में इन सभी पर डिटेल में डिस्कस नहीं कर सकता, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए जी, या आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, अगर पढ़ने का ज्यादा इच्छा हो ना तो लिखिएगा आयनन ऊर्जा ब्रदर्सर स्टडी, इतना लिख कर सर्च करेंगे, क्लास 11th में हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, तो वहां से पढ़ सकते हैं। चलिए जी, दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है संक्रमण धातु संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं। देखिए संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, या संक्रमण जो तत्व है वो रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, या रंगीन यौगिक क्यों बनाते हैं, इस तरीके का यदि प्रश्न आए ना तो सिंपल सा एक बात याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो संक्रमण तत्व होते हैं ना, संक्रमण तत्व होता है, संक्रमण तत्व, उसमें संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ही जो संक्रमण धातुएं होते हैं, जो संक्रमण तत्व होते हैं, उसमें धात्विक लक्षण आता है या वो रंगीन आयन बनाते हैं। उसका मेन मकसद क्या है कि संक्रमण जो तत्व हैं, संक्रमण तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इतना कह देंगे काफी रहेगा। और इसी बात को देखिए, इसी बात को थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहा है संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे क्या, क्यों प्रदर्शित करते हैं, तो कह दिया संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि, थोड़ा सा बनाया गया, क्योंकि क्या कहा गया, उनकी आयनन ऊर्जाओं निम्न होती है। मतलब उनकी आयनन ऊर्जा क्या होती है, निम्न होती है, ठीक है ना। आयनन ऊर्जा निम्न मतलब कम होती है, तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। हमने यही ना कहा कि संक्रमण जो तत्व होते हैं उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाने का मतलब कि उसकी संख्या अधिक होगी। अब मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जहां पे अधिक होती है, याद रखेंगे आयनन ऊर्जा का जो आयनन ऊर्जा जो होती है वो कम ही होता है। तो सिंपल सी बात है कि मेन मकसद क्या है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अधिक मात्रा में होते हैं। इसी के कारण जो संक्रमण तत्व है वो धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो आप बोल सकते हैं ना कि संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण प्रदर्शित करते हैं क्योंकि
उनका आयनन ऊर्जा का मान कम होता है और उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। बस इतना ही तो लिखना है और 2 नंबर आपको मिल जाएंगे यहां से कंफर्म। ये 2 नंबर वाला टॉपिक था भैया, इससे पहले वाला लॉन्ग टाइप क्वेश्चन था, ठीक है ना, इस बात को भी आप याद रखेंगे। अगला हमारा तीसरा, ये भी हमारा 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इसको भी हम जान लेते हैं। देखिए कह रहा है कि संक्रमण तत्व रंगीन यौगिक या रंगीन आयन क्यों बनाते हैं। हमने कहा ना रंगीन यौगिक कहे या आयन कहे, इसका मेन मतलब क्या है कि क्यों ऐसा होता है, तो क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, इसके कारण हो जाएगा, या हम कह सकते हैं कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है उसके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्यों, जैसे कि मान लेते हैं डी कक्षक है, तो डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, उपकोष तो 5 होते हैं ना, तो इसी तरीके से एक उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मान लेते हैं कि डी उपकोष में मान लेते हैं 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते हैं जी, मान लेते हैं डी उपकोष में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इसमें भरेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 भर गए, फिर से ये छठा, 7वां, 8वां। तो देखिए 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन भर गए, पर इन दोनों में तो नहीं भरे ना, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये जो भरे हैं ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ही तो हो जाएंगे ना, क्योंकि इसका पेयर नहीं बना है, जोड़ा नहीं बना है, इन दोनों का तो तीनों का तो बन गया है। तो यही कहा जा रहा है। तो इसी के कारण ना जो संक्रमण तत्व होते हैं या धातु रंगीन होते हैं। तो देखिए उसी को थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज में भी आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि इतना तो आप लिखेंगे तभी ना आपको 2 नंबर मिलेंगे जी, ऐसे ही तो नहीं मिलेंगे। तो समझिए वही बात है, थोड़ा सा समझिएगा। संक्रमण तत्वों का अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में और जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। जो संक्रमण तत्व होते हैं ना वो अधिकांशतः रंगीन कब होते हैं, जब वो उनका जो यौगिक है वो ठोस अवस्था में हो, ठीक है ना, सॉलिड हो, या जलीय विलयन में, मतलब जल में हम घोलेंगे ना तो उस समय पे वो रंगीन हो सकता है। मतलब सिंपल सी बात है कि संक्रमण तत्वों के जो यौगिक हैं वो रंगीन तभी होंगे जब वो ठोस अवस्था में होंगे, या दूसरा उसको हम जल में घोल दिए हैं तो उसका जो घोल जो विलयन बना है वो रंगीन होगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्वों का अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, ठीक है ना। यह गुण एस तथा पी ब्लॉकों के कक्षाओं से भिन्न होते हैं। मतलब ये जो गुण है ना एस और पी ब्लॉक में नहीं पाए जाते, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यह गुण एस व पी ब्लॉक के कक्षाओं से भिन्न होता है, अलग होता है। फिर से लिखा गया अतः संक्रमण तत्वों के यौगिक और उनके आयन, संक्रमण तत्वों के जो यौगिक है और आयन है, आयनों का रंगीन होना एक विशिष्ट गुण है। मतलब संक्रमण तत्वों का जो क्या है, संक्रमण तत्वों के यौगिकों के और आयनों का रंगीन होना, अलग अलग कलर में होना एक क्या है, एक विशिष्ट गुण है, एक विशेष गुण है। क्यों विशेष कहा गया, क्योंकि एस और पी ब्लॉक के जो तत्व हैं, मतलब जो एस ब्लॉक, मतलब ये जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है, इनमें ये गुण नहीं है, केवल इन्हीं में ये गुण है डी ब्लॉक में, इसलिए विशेष कहा गया है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो यौगिक और आयन है वो रंगीन होना उसका एक विशिष्ट गुण है, क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में, संक्रमण तत्वों के डी जो उपकोष होता है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए वे प्रायः रंगीन होते हैं। मतलब मेन मतलब क्या है, मेन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यही ना हमने कहा जी कि मेन मतलब तो यही है। तो मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे, 1-2 बार इसको आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। और जिनको उपकोष नहीं पता, ठीक है ना, तो उनके लिए बहुत दिक्कत होगा। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, उपकोष क्या होता है, ठोस पदार्थ क्या होता है, तो इतना अगर न पता है तो भैया आपसे मैं कहूँगा याद कर लीजिएगा।
अदर आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाकर पीछे की क्लास 11th आप पढ़ सकें, ठीक है ना। तो एक बार पढ़ा दे रहा हूं, मैं आपको सुना दे रहा हूं, आप सुन लीजिए। संक्रमण तत्वों के अधिकांश यौगिक ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। यह गुण S व P ब्लॉक की कक्षाओं से भिन्न होता है। अतः संक्रमण तत्वों के यौगिकों और आयनों का रंगीन होना उसका एक विशिष्ट गुण है, क्योंकि संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए वे प्रायः रंगीन होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप उत्तर लिख देंगे, ठीक है। चलिए जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है जी। नेक्स्ट जो हमारे ये क्वेश्चन आता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहा है हमसे यहाँ पे कि संक्रमण तत्वों में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और उत्प्रेरकीय लक्षण की व्याख्या कीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, संक्रमण तत्वों में ये 3 गुण पाए जाते हैं, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण। तो ये गुण क्यों पाए जाते हैं, इसके बारे में आपको क्या करना है, व्याख्या करना है। तो सिंपल सा है, आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले अनुचुंबकीय गुण। अब अनुचुंबकीय गुण क्यों होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो अनुचुंबकीय गुण होने का सिंपल सा सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अनुचुंबकीय गुण क्यों होता है, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसको मैं पहले समझा दे रहा हूं, उसके बाद इन दोनों पे भी मैं आऊंगा, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हमने परिभाषा में क्या लिखा है समझिएगा। कहा जा रहा है कि अधिकांश संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मतलब संक्रमण जो तत्व है, तो संक्रमण तत्वों के जो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि अधिकांश जो संक्रमण तत्व हैं, तो अधिकांश संक्रमण तत्वों के डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। अब इसमें कैसे उपस्थिति होता है, मैं थोड़ा सा आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर भी समझाना चाहूंगा, ठीक है ना। जैसे कॉपर से मैं आपको समझाता हूं, ठीक है ना। जैसे मैं आपको यहां पे लेके चला जाऊं, देखिए यहां पे देखिए कॉपर है 29 या जिंक है 30, तो इसमें से कोई भी हम एक ले सकते हैं। मैं आपको सिंपल से, जिससे जल्दी समझ में आ जाए, उसको मैं लेता हूं, क्योंकि अभी मैंने कॉपर पे आपको समझाया था। जैसे ये कॉपर है, तो इसका परमाणु क्रमांक 29 होता है। इसका यदि मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूं तो क्या होगा जी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 4s2 3d9। इस तरीके से तो ये नॉर्मल है, बट ये जो कॉपर है ना, ये अपवाद श्रेणी में आता है। तो इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, जैसे कि 29 है ना, तो अगर देखेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन 4 6 10 इलेक्ट्रॉन 10 2 12 12 6 18 18 2 20 और 20 और 9 29 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, 29 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, ठीक है जी। बट अगर ये अपवाद श्रेणी में आता है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये पहला हमारी कक्षक है, ये दूसरा हमारा कक्षक है, ये हमारा तीसरा कक्षक ये है, और फिर से ये भी हमारे तीसरे कक्षक में आएगा, क्योंकि आगे 3 3 आ रहा है ना, तो इसका मतलब तीसरा कक्षक है। और ये हमारा आता है चौथा कक्षक। तो मैं आपसे पूछूं कि स्टेप बाय स्टेप ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं, तो पहले तीसरे वाले पूरा कक्षक भर जाएंगे, उसके बाद ही ना चौथे कक्षक में इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम इतनी बात जानते हैं, डी जो कक्षक है उसमें 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसमें तो 9 ही है ना, तो क्या करेगा, पहले ये अपना पूरा कंप्लीट करेगा, ठीक है ना। ये पहले पूरा कंप्लीट करेगा, तो एस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जब देगा तो सिंपल सा इसमें 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो इसमें 1 की कमी हो जाएगी। तो ऐसे वास्तव में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आया, अगर हम देखें तो जो ये संक्रमण तत्व है, तो संक्रमण तत्वों में हम कह सकते हैं डी उपकोष में, देखिए डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो अगर ये तो इसका वास्तविक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इस तरीके से है, परंतु अगर हम सर्टेनली जो अभी हमने देखा था इसमें, तो देखिए इसमें डी उपकोष है, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी कि नहीं,
कमी थी ना, यहाँ पे देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे कमी है, क्योंकि अधिक से अधिक तो 10 भरे जा सकते हैं, इसमें तो 9 ही है। तो वही कहा जा रहा है कि अधिकांश जो संक्रमण तत्व होते हैं इसके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, डी उपकोष में 5 कक्षक होते हैं। ये 5 कक्षक, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और फिर से 6th, 7th, 8th, 9th, यहां तक ही है। देख रहे हैं ना, एक खाली बच गया है। तो वही कहा जा रहा है कि डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी के कारण क्या होता है, अनुचुंबकीय गुण दर्शाता है। तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण, इतनी बात आप एक्सप्लेन कर देंगे ना। इतना लिखने के बाद आप सिंपल सा एक आप काम कर लेंगे, केवल क्या काम करेंगे जी, ये आपका जो है ये फिगर आप वहां पे बना देंगे, ठीक है ना। इतना, ये जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का एक एग्जांपल आपको दिया है, इसको आप लिख देंगे, ठीक है जी। इसका वास्तविकता में भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत वाला नहीं था। जो अभी हमने बताया था ना, ये यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 10, तो वो तो वास्तविक है, बट इस तरीके से इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, दोनों में से जो आप चाहें लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आता है प्रतिचुंबकीय गुण। अब प्रतिचुंबकीय गुण में आपको बता दूं, ये प्रतिचुंबकीय गुण क्यों होता है, क्योंकि इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है ना। मतलब इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो युग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थिति होने के कारण ही जो संक्रमण तत्व है उसमें प्रतिचुंबकीय गुण आ जाता है। अब वो कैसे होगा, तो वो भी हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए क्या लिखा है कि जब n-1 इंटू डी, तो n-1 का मतलब अंतिम वाली कक्षा से पहली वाली कक्षा, तो उसके डी उपकोष में, तो डी उपकोष तथा एस उपकोष में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने वाले संक्रमण तत्व प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं। मतलब सिंपल सी बात है कि डी और एस जो उपकोष होगा उसमें क्या हो जाएगा, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे ये कॉपर है ना, तो कॉपर का 29 होता है परमाणु क्रमांक, तो कॉपर पे 1 प्लस आ जाए। 1 प्लस का मतलब क्या है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, तो अब इसके पास कितना 28 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो यदि कॉपर प्लस Cu प्लस का यदि हम जो करें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो देखिए इसमें कैसे होता है। तो सिंपल से इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर हम करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, ठीक है, 2 2 4 6 10 10 तो 20 और 3d8। तो इस तरीके से वास्तव में तो इस तरीके से होता है, ठीक है ना। ये मतलब इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरते, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। बट अगर मैं आपको बताऊं इसका वास्तविकता हमें देखूं, तो हम इतनी बात जानते हैं कि डी जो उपकोष है इसमें अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये चौथा कक्षक है, ये तीसरा कक्षक है। पहले तीसरे में कंप्लीट भरेंगे, उसके बाद ना इसमें आएंगे। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे 2 की कमी है, यहाँ पे अधिक से अधिक 10 भरे जा सकते हैं, 8 है, 10 भर देंगे तो ये डी जो कक्षक है ये अस्थाई हो जाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है 4s वाला, ये अपना इसको दे देता है। तो जब ये देगा ना, तो देगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे 3d10 हो जाएगा, और s में क्या हो जाएगा, 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वास्तव में तो इस प्रकार ये होता है। तो अगर आप देखें तो n-1 इंटू डी उपकोष में व s उपकोष में सभी युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने वालों संक्रमण जो तत्व होते हैं वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ना युग्मित इलेक्ट्रॉन रहने वाले, तो ये जो संक्रमण तत्व है इसमें युग्मित इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, डी में देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, तो ये युग्मित हो गया। ये डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 मतलब 5 यहाँ पे कक्षक हो गए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन इसमें भर गए, तो ये तो अस्थाई हो गया। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर यहाँ पे डी उपकोष है, एस भी तो उपकोष है ना, तो इसका भी तो अस्थाई होना चाहिए ना, तो इसमें तो 0 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए।
अधिक से अधिक। तो भैया यहाँ पे रूल ये कहता है, एक बात याद रखेंगे कि कक्षक कब अस्थाई होते हैं। कक्षक तभी अस्थाई होंगे जब उसमें या तो वो पूरी तरीके से कंप्लीट भरे हुए हों, या वो आधे भरे हुए हों, या उसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन हो ही ना। तो ये 3 कंडीशन होती हैं। तो देखिए ये तो आधा भी नहीं भरा है और ये पूरा भी नहीं भरा है, ठीक है ना, और ये इस पे पास कुछ भी नहीं है। तो कुछ भी अगर इलेक्ट्रॉन नहीं है तब भी तो ये अस्थाई है ना, अस्थाई है कि नहीं है, तो वही है जी। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्रतिचुंबकीय गुण हो जाएगा। तो इसको सिंपल सा ऐसे हम लिख सकते हैं, या आप चाहें तो ये 4D जो S है इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, इसको इरेज करके केवल 3D10 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये आप एग्जाम्पल लिख देंगे वहां पे, ठीक है जी। अंतिम जो आता है हमारा कि यहाँ पे उत्प्रेरकीय गुण होना चाहिए। देखिए ये तीसरा, थोड़ा सा टाइपिंग में ये मिस्टेक कर दिए हैं। टाइपिंग में कैसे मिस्टेक हो जाता है भैया, बहुत समस्या है। ठीक है जी, मैं इसको लिख दे रहा हूं, ठीक। उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है ना। अब देखिए उत्प्रेरकीय गुण क्या होता है, तो सिंपल सा, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, समझिएगा, समझ में आ जाएगा। लिखा गया संक्रमण तत्व तथा इनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। मतलब संक्रमण जो तत्व है वो और उनके जो यौगिक हैं वो भी उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक है ना। जो इनमें रिक्त डी उपकोषों में उपस्थिति डी उपकोषों की उपस्थिति और परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने के कारण, ठीक है ना। मतलब ऑक्सीकरण अवस्था कब आता है, ऑक्सीकरण जब किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेंगे तभी ना देंगे जी, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो देंगे तभी ना। तो वही बात है, संक्रमण तत्वों में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसमें मतलब परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था भी हो पाया जाता है। और दूसरी बात, इसमें डी जो कक्षक है उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, तो इसी के कारण इसमें क्या आता है, उत्प्रेरकीय गुण होता है। अच्छा, उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है मालूम है, ऐसा पदार्थ जो क्या करे, किसी भी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दे या घटा दे, उसी को उत्प्रेरक कहते हैं। तो उत्प्रेरकीय गुण का मतलब है कि ये जो जितने भी हमारे संक्रमण तत्व हैं उसमें से कुछ ऐसे भी तत्व हैं जो हमारी, जिसको अगर हम किसी अभिक्रिया में प्रयोग करें तो अभिक्रिया बहुत तेज हो जाएगी या बहुत धीरे भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो ये आप लिख लेंगे, इतना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। आप इतना लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए जी, ले लिए होंगे, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको थोड़ा सा यहाँ पे ये सभी टॉपिक में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उनको थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, देखिए भैया, इसमें मेरी दोस्त तो नहीं है, इसमें इसलिए मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि जब तक आप बेसिक नहीं जाने रहेंगे ना, तो केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है, अब केमिस्ट्री ही नहीं भैया, मैथ हो, फिजिक्स हो, ठीक है ना, इनमें क्या है ना कि इसमें अगर पीछे का अगर आपने नहीं पढ़ा तो आगे वाला आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में आएगा तो दिक्कत होगी आपको समझने में, ठीक है ना। तो वही बात इसमें भी है, जिनको बेसिक ना पता हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉन, तो उनको हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। बात आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। हिंदी नहीं है कि मान लेते हैं एक चैप्टर छूट गया तो एक की कहानी नहीं याद है तो दूसरे चैप्टर की कहानी बताएंगे तो हम सुन लेंगे तो याद हो जाएगा, ऐसी वाली बात नहीं है। ये फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ है ना, ये सभी भैया मतलब बेसिक हमारा मजबूत होनी चाहिए। अब भैया आपने 11th में क्या किया है ये तो आपको ही पता होगा, तो इंजॉयमेंट करने का समय जो था ना वो अब चला जा चुका है और अभी है संघर्ष करने का टाइम। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक मेरे स्टूडेंट हैं वो मन लगाकर पढ़ाई करें और जी जान लगा दें यार। 2 महीने है ही, 1 से 1.5 महीना और बचा हुआ है, मन लगा देंगे अगर 1.5 महीना ना, उसके बाद मतलब ये आपका 1.5 महीना ही आपका आने वाली पूरी फ्यूचर आपका इस पर डिवाइड मतलब कह सकते हैं कि एक निर्भर है। आप कहेंगे सर डिग्री से क्या होगा, डिग्री से होने वाला तो कुछ है नहीं। अरे भैया डिग्री तो ठीक है
बट एक बात आपको आगे चल के मालूम चलेगा, मेरे दोस्त हैं वो सब बता रहे हैं, ठीक है ना, वो सब जॉब कर रहे हैं कहीं कहीं कंपनी में, तो वो बताते हैं कि भैया देखिए काम से कहीं कहीं है ना कि काम अगर आपने सीखा हुआ, आपको सब कुछ मतलब काम तो मालूम है और डिग्री नहीं है ना, तो आपकी नौकरी पे तो रख लेंगे, ठीक है ना, बट सैलरी आपको कम देंगे। वहीं पे किसी को दे रहे हैं 40,000 और किसी को देंगे भैया 20,000 रुपए। समझ रहे हैं, जिसके पास डिग्री है और उसको काम की उतनी अच्छी नॉलेज नहीं है फिर भी उसको 40,000 दिया जा रहा है, और जिसके पास डिग्री ना होने के कारण और काम वो अच्छे से जानता है तो उसको 20,000 पर रखा जाएगा, रख तो लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपके पास डिग्री भी अच्छे से हो, चाहे वो क्लास 12th की हो या ग्रेजुएशन की हो या आगे चल के आप जो भी चीज पढ़े उसकी डिग्री हो, अच्छे नंबर से आप पास हुए हों। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप जो समझने वाले स्टूडेंट होते हैं ना वो समझ जाते हैं, ज़्यादा क्रैश क्वेश्चन करने से कोई फायदा वाली बात है नहीं। स्क्रीनशॉट ले ही लिए हैं, हम आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक को जानते हैं। ठीक है जी, अब देखिए ये हमारा जो आता है ये 5 मार्क्स में ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, ठीक है ना, 5 मार्क्स। ठीक है जी, अब इसमें हम बता दे रहे हैं आपको, देखिए ये हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि लेंथेनाइड को परिभाषित कीजिए तथा लेंथेनाइड की विशेषता लिखिए। यही क्वेश्चन को मैंने एक और इसी को क्वेश्चन को घुमाकर भी कहा था कि लेंथेनाइड संकुचन को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएं लिखिए, इस तरीके से कहा गया है। या लेंथेनाइड संकुचन ना कहकर लेंथेनाइड आकुचन कह देता है, ठीक है ना, आकुचन भी कहता है। तो यदि इस तरीके से किसी तरीके से भी अगर क्वेश्चन घुमाया जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, आप देख लीजिएगा लेंथेनाइड कह रहा है या लेंथेनाइड संकुचन कहे, लेंथेनाइड आकुचन कहे, आपको ये टोटल लॉन्ग आंसर में पूछे तो आपको ये टोटल एक्सप्लेन करना है जो हम अभी आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है ना। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी हम आपको बताएंगे आगे। चलिए, तो सबसे पहले लेंथेनाइड क्या होते हैं इसको हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे लेंथेनाइड या लेंथेनाइड संकुचन हमने हेडिंग डाल दिया है, ठीक है जी। अच्छा, लेंथेनाइड और लेंथेनाइड संकुचन में थोड़ा अंतर होता है, ठीक है ना। लेंथेनाइड के अंतर्गत ही आता है लेंथेनाइड संकुचन, वो आपको पता चलेगा, अभी हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड अलग है, लेंथेनाइड संकुचन अलग है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। मतलब लेंथेनाइड के अंदर आता है लेंथेनाइड संकुचन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे इसका मतलब आप भी ऐसे नहीं हेडिंग मतलब यहाँ पे हमने डाल दिया है तो इसको आप नहीं डालेंगे, ठीक है ना, बस मैंने बताने के लिए मुझे याद रहेगा तो मैं आपको बता दिया यहाँ पे कि इसका भी मतलब वही है, ठीक है। यदि लेंथेनाइड संकुचन भी आता है तो लेंथेनाइड संकुचन हेडिंग डाल के ये टोटल एक्सप्लेन करेंगे यदि 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछता है तो, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, आपको सबसे पहले लेंथेनाइड समझ लेते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं तो देखिए ये जो हमारे ए ब्लॉक है, ये नीचे वाली दो ये वाली श्रेणियां और ये वाली श्रेणी, 2 श्रेणियां दिखाई दे रही है ना, तो इसे हम ए ब्लॉक का तत्व कहते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है ना कि ए ब्लॉक है तो ये जो ऊपर वाला है ना तो इसे हम लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं। ये ऊपर वाला जो हमारा दिखाई दे रहा है इसे लेंथेनाइड श्रेणी कहते हैं, और उसके नीचे वाला ये जो श्रेणी है इसे हम एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं, ठीक है ना। तो लेंथेनाइड का है या लेंथेनाइड श्रेणी, तो हम इसी पर डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम इस वाले पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, इस श्रेणी पर। तो यहाँ पे लेंथेनाइड कहें या लेंथेनाइड श्रेणी भी डाल सकते हैं हेडिंग। तो कह रहा है कि इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। सिंपल सा कह दिया कि लेंथेनाइड जो होता है उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। बिल्कुल सही बात है, 4f उपकोष में प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि भैया इसको हम क्या कहते हैं, f उपकोष कहते हैं ना, तो 4f उपकोष में प्रवेश करता है, ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अब उसको मैं एग्जांपल से आपको समझाऊंगा तो आपको मालूम चलेगा कि कैसे ये प्रवेश करता है। 4वीं कक्षा के F उपकोष में प्रवेश करता है इलेक्ट्रॉन, इतना आपको केवल पता होनी चाहिए। अब जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पता होगा तो आप निकाल कर भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिथियम है, ठीक है ना, सीरियम है, तो ये सबका आप निकाल कर देख लीजिएगा 4थे के F उपकोष में ये सब इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे निकाल के आपको सब कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, ठीक है ना, ये सब क्लास 11th में हमने डिस्कस कर लिया है तो याद रखेंगे। तो आप लिखेंगे सबसे पहली बात हेडिंग डाल के ये 3 बात आप लिख लेंगे, ठीक है ना, कि लेंथेनॉइड
लेंथेनॉइड तत्वों या लेंथेनाइड श्रेणी में सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, या इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि La जो 57 है, मतलब जो La यहाँ पे लेंथिनम है, देखिए यहाँ पे Ln 57 है ना, तो La 57 लेंथिनम जो 57 है, तो 57 के बाद जो सीरियम 58 से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के 14 तत्वों को इस श्रेणी में रखा गया है। मतलब जो Ln है यहाँ पे, जो आपको La जो 57 है, इसके बाद ये जो यहाँ से सीरियम से लेकर ये जो सभी तत्व यहाँ पर Y तक यहाँ पर रखा गया ना है, सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम तक, देखिए यहाँ पे 70 तक हो रहे हैं, 70 के बाद यहाँ पे एक ये आपको दिखाई दे रहा है ल्यूटीशियम, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिखाई देगा ल्यूटीशियम 71 तक, तो ये सभी तत्व इसके श्रेणी में आते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो डी ब्लॉक आ गया, ये तो एफ ब्लॉक है, तो कैसे इसमें चला गया? तो एक बात आप याद रखेंगे, ये जो ल्यूटीशियम है, फिर से यहाँ पे जो एल आर है 103, तो ये जो आपके 2-3 यहाँ पे कुछ तत्व दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी ए ब्लॉक में ही आते हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन भी हो सकता है। ठीक है, मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, बट इसको आपको कन्फ्यूजन को दूर करना है पूरी अच्छे तरीके से। तो एक काम कर लीजिएगा, आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल पर ही एक वीडियो आपको मिल जाएगी हमारी, उसको आप पूरी तरीके से डिटेल में जब आप पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन किस में आते हैं। मोस्टली ऐसे बता दिया जाता है कि एस ब्लॉक ये है 2 कक्षक, ये पी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये दोनों एफ आते हैं एफ ब्लॉक के। ठीक है, तो इसने आप केवल याद रख लेंगे। ठीक है, अभी समय हमारे पास नहीं है, आपके पास भी नहीं है, तो आप इतना याद रख लेंगे कि जो La जो 57 है, लेंथिनम जो 57 के बाद जो सीरियम से लेकर ल्यूटीशियम 71 तक के जो 14 तत्व हैं, इस श्रेणी में रखे गए हैं। किस श्रेणी में? लेंथेनॉइड श्रेणी में रखे गए हैं। उसके बाद कह रहा है कि La जो मतलब लेंथिनियम है, जो 57 लेंथिनम है, लेंथिनम के जो गुण है, गुण में समानता होने के कारण, इक्वेलिटी होने के कारण क्या कहा गया? इन्हें लेंथेनाइड कहा गया। मतलब ये जो 14 तत्व हैं, यहाँ से ये सभी ये जो 14 तत्व हैं ये है, तो इनका जो गुण है वो लेंथेनम से, ये La है, लेंथेनम इससे मिलते थे, इसके गुणों से, तो इसीलिए इन सभी को हमने क्या कहा? लेंथेनॉइड कह दिया गया। ठीक है ना, तो वही कहा गया है कि La, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि La से गुणों में समानता होने के कारण इन्हें लेंथेनॉइड कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में ये तीनों बातें आ गई होंगी। इसको समझने के बाद, इतना आपको लिखने के बाद, आपको इसकी विशेषताएं लिखना है, लेंथेनॉइड की विशेषताएं या गुण। अब देखिए लेंथेनॉइड की क्या विशेषताएं हैं, लक्षण है या गुण है, उसको हम समझ लेते हैं। तो पहला इसका गुण आता है हमारे पास यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं लेंथेनॉइड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉनिक जो विन्यास होता है वो आप याद रख लेंगे। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा 4f, ये आप याद रख लेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f 1 से 14 तक होता है, और 5d 1 से लेकर 10 तक होता है, और 6s2 होता है। तो ये आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर लेंगे कि जो लेंथेनॉइड है इसका अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो 4f 1 से लेकर 14 तक, 5d 1 से लेकर 10 तक, और 6s2 होता है। ठीक है ना, इतना आप याद कर लेंगे। अगला आता है इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये भी बात याद रखेंगे कि 4f उपकोष है, इसमें इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा। इतना बात समझ गए हैं? तो इसको आप पहला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर ये 2 हेडिंग आप लिखेंगे। इतना आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अभी गुण इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी पर हम डिस्कस करेंगे जी, इसके गुण पर ही। पहला हमने जान लिया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब दूसरा जो हमारा आता है वो है परमाणविक आकार या आयनिक आकार। परमाणविक आकार या आयनिक आकार का मतलब है कि सिंपल सा परमाणु का आकार बढ़ता कब है, घटता कब है, उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या बातें बताई गई कि जो यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन ही कर दे रहा हूँ जिससे समझ में आए। देखिए अगर देखें तो ये आवर्त सारणी का बायां भाग है और ये वाला दायां भाग है।
ठीक है ना, बात सही है इतनी बात। अब हम देख रहे हैं कि आवर्त सारणी में यदि हम बाएं से दाएं की ओर इधर जाते हैं, ठीक है ना, मतलब आवर्त सारणी में देखिए ये 57 है, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 इस तरीके से बढ़ रहा है। तो यदि मतलब बाएं से अगर हम दाएं की ओर इधर हम जा रहे हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है। परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ेगी तो इसका मतलब ये है कि देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन, कोई भी परमाणु है और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, तो भैया यहाँ पे ये है ना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो नाभिक द्वारा आकर्षण बल, एक होता है नाभिकीय आकर्षण बल, नाभिकीय आकर्षण बल, तो नाभिकीय आकर्षण बल का भी मान बढ़ता है। और नाभिकीय आकर्षण बल के मान के कारण भी क्या होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा जो ये बढ़ रहे हैं ये सभी एक ही कक्षा में बढ़ते हैं। तो एक ही कक्षा में बढ़ते हैं तो नाभिकीय आकर्षण बल के कारण ये नाभिक जो होता है इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, अपनी ओर ये सभी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, क्योंकि नाभिक प्लस है और इलेक्ट्रॉन माइनस है तो ये अपनी ओर सभी को खींचता है। तो जब खींचेगा ना तो ये जो कक्षक है ये भी सटेंगे, सिकुड़ेंगे, तो सिकुड़ेंगे तो इसका मतलब परमाणु का जो आकार है वो छोटा होगा। समझ रहे हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन अपने साथ कक्षक भी तो खींचेंगे ना, तो ये नाभिक का आकार क्या होता है, सिकुड़ता है, छोटा होता है। तो इसका मतलब हमने क्या जाना कि लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का जो आकार होता है वो घटता है। क्यों? नाभिकीय आकर्षण बल के कारण। ठीक है, और इसी बात को हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। इस घटना को ही लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। अब वही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है कि LN श्रेणी, LN मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी, लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक आकार। अरे भैया ये परमाणु त्रिज्या, ये परमाणु है, यही उसकी त्रिज्या हो गई। तो भैया परमाणु की जो आकार घटेगा इसका मतलब परमाणु त्रिज्या भी तो घटेगी ना, तो वही कहा जा रहा है। तो यहाँ पे परमाणु आकार ना कहकर परमाणु त्रिज्या कहा जा रहा है। तो परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है। मतलब यदि हम लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या लगातार घटती हैं, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ जब हम इधर से उधर जाते हैं बाएं से दाएं की ओर तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, मतलब परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश, यहाँ पे हमने कहा ना प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। अब प्रभावी नाभिकीय आवेश के कारण ही इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करता है और उसी के कारण परमाणु की जो त्रिज्या है या आकार है छोटा होता है। तो वही कहा जा रहा है परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। ठीक है ना, इस घटना को ही हम लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं या लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। लेंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या या आयनिक त्रिज्या लगातार घटती है, क्योंकि परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ साथ प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, इस घटना को लेंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। इतना लिख लीजिएगा। मैं आपको बता दूं, देखिए यहाँ पे अगर क्वेश्चन आपको केवल कह दे लेंथेनाइड आकुंचन को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर में पूछ दे, तो आप केवल क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख देंगे, आपके काम कंप्लीट हो गया भैया। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, 2 नंबर में इतना ही लिखना है। और यदि 5 नंबर में लेंथेनाइड आकुंचन या संकुचन पूछ देता है तो आपको ये टोटल एक्सप्लेन यहाँ से लेकर यहाँ तक करना होगा। ठीक है ना, इस बात को आप सुन लिए होंगे। अगला आता है भौतिक अवस्था। अब भौतिक अवस्था लेंथेनाइड की क्या होती है, तो कह रहा है यहाँ पे देखिए कि सभी लेंथेनाइड जो La होता है, सभी लेंथेनाइड होते हैं वो चांदी जैसे चमकदार और नर्म धातु होते हैं। सभी लेंथेनाइड जो होते हैं वो चांदी जैसे चमकदार होते हैं और नर्म धातु होती हैं। अगला कह रहा है वायु में रखने पर तुरंत बदरंग हो जाते हैं। इसको अगर हम वायु में रख देंगे जहाँ पे हम खड़े हैं तो वो बदरंग हो जाएगा, मतलब काला पड़ जाएगा। ठीक है ना, ये बात हो गया। अगला आता है घनत्व।
घनत्व क्या होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर घनत्व व कठोरता बढ़ती है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं की ओर जाएंगे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा तो वो आपस में इकट्ठा होंगे तो कठोर होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। तो वही कहा जा रहा है घनत्व और कठोरता क्या होती है, बढ़ती है। अगला आता है आयनन एंथैल्पी, तो कह रहा है Ln मतलब लेंथेनॉइड श्रेणी में प्रथम आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, इसीलिए आयनन यौगिक बनाते हैं। मतलब आयनन जो एंथैल्पी है वो क्या होता है, बहुत कम होता है, इसलिए इसका आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो ये आपको गुण में भी टोटल ये बातें लिखनी होगी। ठीक है जी, इरेज में यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ये सब आपको याद करने की आवश्यकता है। ठीक है जी, ये आप हेडिंग लिख लेंगे। तो ये था इसका गुण। तो अभी तक हमने ये 4 मतलब 5 ये टॉपिक हमने जान लिया। लेंथेनॉइड एक हमने जाना, लेंथेनॉइड की परिभाषा हमने जान लिया, फिर से संक्रमण तत्व क्यों अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय गुण दर्शाते हैं ये जाना, संक्रमण जो तत्व होते हैं रंगीन यौगिक या आयन क्यों बनाते हैं, संक्रमण तत्व धात्विक लक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, और संक्रमण तत्वों के लक्षण क्या होते हैं, संक्रमण तत्व इसका लक्षण भी हमने जान लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने इस चैप्टर से 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, उसको आपको तैयार कर लेना है। और एक मैं पर्सनली आपसे बता रहा हूं कि एक्टिनॉइड, ठीक ना, एक्टिनॉइड, तो एक्टिनॉइड और एक्टिनॉइड संकुचन, या आपसे कह दे एक्टिनॉइड संकुचन, ये आप टॉपिक तैयार कर लेंगे। ठीक है ना, आप YouTube पे लिख लीजिएगा एक्टिनॉइड ब्रदर सर, वीडियो आपको मिल जाएगी, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, इस चैप्टर के ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 नंबर वाला। तो ये अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आप इतना इस चैप्टर से तैयार करें, बहुत है आपके लिए। ठीक है ना, और भी बहुत सारे चैप्टरों में भी आएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा आपको तैयार करने पड़ेंगे, तो इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सब हम कराएंगे आपको। ठीक है ना, चलिए जी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी सब्जेक्ट का लिंक है, वहां से अपनी सभी 1 शॉट की क्लासेज आप देख सकते हैं, फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, हिंदी का, इंग्लिश का, वहां से स्टडी कीजिए। दूसरी बात मैं कहूँगा कि देखिए फिजिक्स का और केमिस्ट्री का, मतलब केमिस्ट्री का जो नोट्स है वो ओनली 99 रुपये में आपको दिया जा रहा है, जिसमें सभी चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रहेगा, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सभी का PDF नोट्स मिल जाएगा, टाइपिंग नोट्स है, न्यूमेरिकल का आपको लिंक नोट्स मिल जाएगा। तो ये सब कुछ ओनली 99 रुपये में दिया जा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंटों ने ले लिया है, जो अभी तक स्टूडेंटों ने हमसे जुड़े हुए हैं नहीं लिए हैं, उनसे मैं कहूँगा भैया इस नोट्स को ले लीजिए। 99 रुपये में कुछ जाएगा नहीं, बट बहुत कुछ आ सकता है आपके पास, तो उसको अच्छे से उस नोट्स को लेकर पढ़ाई कीजिए। लेने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लीजिए और नोट्स को यहाँ से बाय कर लीजिएगा। ठीक है ना, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों एक साथ लेते हैं तो 149 रुपये में आपको दोनों मिल जाएंगे, फिजिक्स के 14 चैप्टर और केमिस्ट्री के 10 चैप्टर, टोटल 24 चैप्टरों का नोट्स आपको मिल जाएगा। कितने में, 149 रुपये में, 50 का डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, मैसेज कर लीजिएगा और वहां से मांग लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।